हम पेरे बॉर्दियू करने जा रहे हैं। तो ये फ्रांस के थे और फ्रेंच थिंकर ही हैं। ये वहीं पे बॉर्न हुए थे। इनके फादर शेर कॉपर थे और इन्होंने क्या किया, बाद में जब बड़े हुए तो इन्होंने पोस्ट मैन का जो वो है ड्यूटी है वो ले लिया, पोजीशन ले लिया। और इन्होंने फिलॉसफी थी वो पेरिस में पढ़ा और कुछ 1 साल तक टीचर का काम किया बॉर्दियू ने। फिर उन्होंने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली और अल्जेरियन वॉर में, ठीक है, 1958 से 62 के बीच में। और इसी टाइम पे ये एक एथनोग्राफिक रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे जो एथनिसिटी पे बेस्ड हो रहा है, ठीक है। और इन्होंने जो होता है डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़, तो ये एकोले दस हॉट्स ई ट्यूट्स ए साइंस सोशलिस्ट, मैं को फ्रेंच नहीं आती तो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वर्क किया। फिर इन्होंने रिसर्च सेंटर फाउंड किया, सेंटर दे सोशलॉजी यूरोप ने, इन 1975। फिर इन्होंने एक अपनी इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल शुरू की। इंटरडिसिप्लिनरी क्यों, कैसे थी, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन को मिला के। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो थिंकर थे ये सिर्फ सोशोलॉजी के नहीं थे, ये और भी बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते थे, लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चरल स्टडी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और इन सब कल्चर, एजुकेशन सबको मिक्स करके, इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल, जिसमें और भी चीज़ों की थॉट छपे। एंड उसके बाद ये कॉलेज दे फ्रांस है सोशोलॉजी का, वहाँ पे हेड का चेयर, आई थिंक, मतलब हेड बनते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो इनकी थियोरेटिकल आइडियाज़ हैं और एम्पिरिकल रिसर्च है एवरीडे लाइफ के बारे में, और बहुत सारे व्यूज़ इनके, बहुत इवन इसमें इस पर्टिकुलर बुक में आपको इनकी बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, लाइक 5, 6, 7 चैप्टर, तो मेरे को लगता है कि इन्हीं के आइडियाज़ पे बेस्ड है एक्चुअली। हर जगह इनका नाम नहीं आएगा, पर अगर इनको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वो चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी सबके फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है। और इनका जो कोर आइडिया, जो इनका मेन आइडिया है लिखने का, उसके एक आइडिया के अराउंड होता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरीके से अपने कल्चर को इतना एक्सक्लूसिव बनाते, अपनी संस्कृति को इतना अमेजिंग बनाएंगे ना, और हर कोई उस संस्कृति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, हर कोई उस कल्चर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बिकॉज उस कल्चर के लिए आपके पास पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। और इसी से वो लोग खुद को समाज में रिस्पेक्टेड बनाएंगे और उनका स्टेटस भी ऊंचा रहेगा, ठीक है। और वो जो कल्चर कैपिटल वो गेन करेंगे, जो अपर क्लास की ये बात कर रहे हैं कि ये कल्चरल गेन करेंगे, ये किस तरीके से आएगा, बिकॉज इनके पास पैसा है, ठीक है, मनी है तो पावर अपने आप आ जाएगी, और पावर है तो सीधे कंट्रोल कर सकते हैं वो कल्चर पे, और इनका कल्चर इतना अमेजिंग दिखेगा और लोगों को कि हर कोई उसे प्राप्त करना चाहेगा लेकिन कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन्होंने, इनके जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादातर, इनके आइडियाज़ फ्रांस से ही आए हुए हैं, क्योंकि करीब 40 सालों तक वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया। और इन्होंने बहुत सारे, मतलब जो स्टडीज़ जब आप करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समाज में देखते हैं, तो फ्रांस में उनको ये आइडियाज़ दिखे होंगे, तभी इन्होंने इन सारे आइडियाज़ को अपने बुक में लिखा है, ठीक है। और इन्होंने बॉर्ड्यू हमें एक और चीज़ के बीच में रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम कैसा है और क्लास स्ट्रक्चर पे वो कितना डिपेंड है, सिमिलरली मार्क्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से मार्क्स कहते थे कि जो रूलिंग क्लास है या वो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है, जो वर्किंग क्लास होता है, उनके बीच में हमेशा एक द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है और एक दूसरे के प्रति नफरत होता है। सेम बात ये इसी टाइप का आइडिया ये अप्लाई करते हैं एजुकेशनल सिस्टम और क्लास रिलेशन में। ये बोलते हैं कि जो क्लास रिलेशन है, जो अपर क्लास है, वो पूरा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। अपर क्लास के हिसाब से ही एजुकेशन सिस्टम होता है, इसीलिए अपर क्लास के बच्चे जल्दी उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिट हो जाते हैं, जबकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे सफ़र करते हैं उस एजुकेशन सिस्टम में फिट होने में, बिकॉज जितना भी आइडिया एजुकेशन सिस्टम में लिया होता है वो अपर क्लास से लिया गया होता है, ठीक है। जो ये बताते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल स्प्रेड होता है नॉलेजेस का, और पीपल उसको पाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब अमीर लोग होते हैं वो अपने नॉलेज को एकदम इंटेलेक्चुअल और सबसे बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उसके उस कल्चरल, उसे मतलब मान लीजिए कि आपका कल्चर है,
एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी रिच इंसान का, किसी भी रिच इंसान की शादी हो रही होती है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे अंबानी की फैमिली में किसी की शादी हो रही थी या किसी सेलिब्रिटी की होती है, हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या एक जनरल इंसान की शादी में हम होंगे? क्यों? बिकॉज उनका कल्चर, उनका ड्रेस, उनका कल्चर में हर चीज़ आता है। आप जानते हैं नॉन मटेरियल और मटेरियल चीज़ें आती हैं कल्चर के अंदर, ड्रेस से लेके लाइफस्टाइल सब कुछ कल्चर का हिस्सा है। हम इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं बिकॉज शायद हम लोगों के पास वो सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इसी रिचनेस और इसी हाई कल्चर को कल्चर कैपिटल बोलते हैं बॉर्डियो, अगर आप समझ लीजिए। जिसके पास पैसा है उसके पास कल्चरल कैपिटल अपने आप हो जाता है, ठीक है। और इस कल्चरल कैपिटल होने की वजह से और कंट्रोल लोगों के ऊपर होने की वजह से, और यही लोग अपने रूल्स के हिसाब से सोसाइटीज़ को बनाते हैं। और इनके जो कल्चरल कैपिटल है ना, वो कहीं ना कहीं समाज में एक मान के चलिए क्लास में एक तरीके से असमानता इंक्रीज करता है। जब भी हम इन अमीर लोग की शादीज वगैरह देखते हैं और हम सोचते, लाइक कोई इमेजिन करता हुआ काश हमारे साथ भी ऐसा होता। और अगर टेक्निकली बात करें तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास उस टाइप की चीज़ें कर सकता है जो सेलिब्रिटीज़ या कोई बहुत ही रिच इंसान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया आ ही जाता है कि हमारे बीच में असमानता है, जिसको हम नहीं फुल कर, मतलब उस गैप को हम नहीं फिल कर सकते जो अमीर और गरीब के बीच में है। और ये रिच लोग कोशिश भी करते हैं कि ये मेंटेन रहे, बिकॉज रिच हैं तो पावरफुल हैं तो ये कंट्रोल करेंगे इस एजुकेशन सिस्टम को और भी सिस्टम्स को। और ये चाहेंगे कि जो इनका कल्चर है वो इतना एक्सक्लूसिव रहे कि हम चाहे दूर से देखें कि भाई हमको भी ऐसा बनना है, पर हम बन ना पाए, बिकॉज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना कि हम सब्यसाची के लहंगा पहन रहे हैं या मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन पहन रहे हैं नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अ, इनके हिसाब से जो एजुकेशन है वो इस तरीके का जो कल्चर होता है, जो डोमिनेंट क्लास का कल्चर होता है, उसको फैलाने में मदद करता है, जिसको हम कल्चरल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब जो अपर कास्ट है या अपर क्लास है, रिच क्लास है, उसी के कल्चर को दोबारा दोबारा फैलाना या दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करना। और डोमिनेंट क्लास क्या करता है कि वो दिखाता है अपने अपने कल्चर को एज अ सुपीरियर, कि भाई हमारा कल्चर, जो अमीर क्लास है वो ये दिखाएगा कि हमारा जो कल्चर है ना वो सबसे बेस्ट है और यही सबसे वर्थ वाइल है, मतलब आपका जो भी समय हो इसी में देंगे तो सही रहेगा। और इसी की वजह से, उनकी दिखाने की वजह से यही सिस्टम स्कूल्स में, कॉलेजेस में लागू हो जाता है, बिकॉज उसे हाई कल्चर मान जाता है और हर कोई हाई कल्चर को फॉलो करना चाहता है, क्योंकि समाज को वही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सोशल कंट्रोल अमीर ही करते हैं। हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो उनका बिहेव है, उनका एटीट्यूड है, उनका जो है, हम कितने अमीर लोगों को यूट्यूब पे फॉलो करते होंगे। लाइक हम जब भी एलोन मस्क को देखते हैं या कोई भी इतने मतलब पॉपुलर बिजनेसमैन को वगैरह को, जो बातें कहते हैं उनको कितने ध्यान से सुनते हैं। वो जिस तरीके से बिहेव, बहुत लोग तो कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं अमीर लोगों को, कि भाई हम कॉपी कर रहे हैं, हम बन जाएंगे। बिकॉज हमें लगता है कि वो जो कल्चर है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही हाई कल्चर है और हमें भी वैसा बनना है, बिकॉज वैसा शो किया जाता है, ठीक है। और हमें ये देखने को मिलता है कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में आप अचीव कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप, जैसे मान लीजिए अमीर, मिडिल क्लास वगैरह वगैरह, इनमें डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जो लोग अपर क्लासेस से बिलोंग करेंगे, जो रिच फैमिली से आते हैं, वो अपने आप को फेमिलियर एजुकेशनल इन्वायरमेंट में पाते हैं। फेमिलियर एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी बहुत ही रिच घर में पैदा हुए, एलीट फैमिली में, आपने देखा है एलीट फैमिली में शुरुआत से ही बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है उसे बहुत अच्छे से किया जाता है। जैसे उनको शुरुआत से इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, डांस, म्यूजिक, ये वो। और फिर जब वो स्कूल जाएंगे तो उस इन्वायरमेंट में भी लोग, आजकल स्कूल्स में क्या है भाई, अब बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ सब इंग्लिश बोल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, फ्रेंच, जर्मनी की लैंग्वेज, मतलब जर्मन वगैरह। तो जब वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको तो लगेगा घर जैसा ही इन्वायरमेंट है, वो तो घर पे भी इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करिए कि एक लोअर क्लास का बच्चा, जिसके पेरेंट्स घर पे शायद उसका कोई रीजनल भाषा बोलते होंगे या कोई भी मतलब वो भाषा का प्रयोग करते होंगे, वो तो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे उसके घर के जैसा है। अब उसे पहला एफर्ट लगेगा कि वो खुद को वहाँ से एलिनेटेड फील करेगा, जो भी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा होगा, जो भाषा बोली जा रही है, वो जो बिहेव होगा, वो तो उसके घर होगा ही नहीं। अब ये अपर जो क्लास से बच्चा आया है, उसके घर का भी इन्वायरमेंट वैसे डिसिप्लिन्ड होगा, उसको बिहेव करना होगा एंड ऑल। ये लोअर क्लास के यहाँ नहीं होगा, तो वो खुद को पूरे इन्वायरमेंट से अकेलापन महसूस करेगा, बिकॉज जो भी स्कूल में चीज़ें होती हैं वो अपर क्लास से ही ली गई
होती हैं, वहीं से आइडियाज़ आए होते हैं, और लोअर क्लास उसमें खुद को मिला नहीं पाएगा। और जो मिडिल क्लास के हैं वो थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे, बिकॉज मिडिल क्लास वाले ट्राई करते हैं कि भाई हाँ थोड़ा सा अपने बच्चों को बिहेव सिखा दे, थोड़ा सा लैंग्वेज सिखा दे, तो लोअर क्लास के बच्चों से थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो एलिट क्लास से बच्चे आ रहे हैं, जो अपर क्लास है, वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, बिकॉज सब कुछ तो वहीं से लिया गया है, उन्हीं के कल्चर से जो पढ़ाया जा रहा है, और इवन जो स्कूल का इन्वायरमेंट है। इसीलिए बोलते हैं कि जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टूडेंट का, वो कल्चरल कैपिटल पे उनका कितना एक्सेस है कल्चरल कैपिटल पे, उस पर डिपेंड करता है। जो बच्चे हैं अपर क्लास के, वो आसानी से जो नॉलेज स्कूल में दिया जा रहा है उसको समझ लेंगे, हाँ उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, बिकॉज वही चीज़ें उनको घर पे भी सिखाई जा रही हैं, पहले से ही सिखा दी गई हैं। अब जैसे कि मैं इंग्लिश का एग्जांपल लिया, फिर मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेती हूँ। उनको बचपन से ही ग्रामर सिखाया गया है, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स, वोकैबुलरी के हाई फाई वर्ड्स सिखाए गए हैं, कंटेंट उनको बहुत सिखाया गया है, बहुत सा उनके घर में लाइब्रेरीज है जिसमें वो हजारों बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट है। मैं आजकल का एग्जांपल ले रही हूँ, वो सब कुछ सर्च कर सकते हैं, दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं। आपने देखा होगा रिच बच्चे जिनको 24 घंटा कैमरा के सामने रखा जाता है, जो बेस्ट जगह पे जाते हैं, उन सब के लिए तो ये आसान होगा। पर वही सोचिए कि एक लोअर क्लास का बच्चा क्या इतना कुछ जानता है, ना उसके पास इतनी पहुंच है, और ना उसके पास ये सब सीख पाया है वो, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन होता है वर्किंग क्लास जो लोग होते हैं उनका, वो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है एजुकेशन सिस्टम का, और रूलिंग क्लास का कंट्रोल करने का एक तरीका है, और इसी से सोशल रिप्रोडक्शन भी होता है, और एक तरीके से पावर को फिर से परपेचुएट करने का तरीका भी होता है रूलिंग क्लास का, यानी अपनी पावर को बनाए रखना, ठीक है, अपने ही कल्चर को वो बार बार रिप्रोड्यूस करना, और कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास को एलिमिनेट कर देना एजुकेशन के सिस्टम से। यही सिचुएशन होती है शिक्षा में, ठीक है। आई होप इनका आइडिया समझ में आ गया होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया, एकदम मार्क्स जैसा सोचते हैं, कार्ल मार्क्स जैसा। तो इनकी बुक्स अगर हम देख लें तो आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिसेस, डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ अ जजमेंट ऑफ टेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, एंड द स्टेट ऑफ नोबेलिटी। तो ये सब बुक्स वगैरह देख लीजिएगा, याद रहेगा तो याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स के लिए भी और अपने आप में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।